Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our next point in fifth chapter of ninth history, pastoralist in the modern world. And now we were watching our most important point in this lecture, colonial rule and pastoral life. तो हम इस चैप्टर में हम अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे यहाँ पर कॉलोनियल रूल क्या था और पेस्ट्रल लाइफ क्या थी, यानी ये जो जमात थी भेड़ बकरियाँ चराने वाली, तो उनकी लाइफ क्या थी हम यहाँ पर देखेंगे. अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली. देयर ग्रेसिंग ग्राउंड्स shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. तो कॉलोनियल रूल के कारण पैस्टोरलिस्ट के लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हम यहाँ पर देखेंगे. उनका जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स था यानी भेड़ बकरियाँ चराने वाला, उस पर क्या प्रभाव हुआ, उस जगह पर उनके जो मूवमेंट थे उन पर कैसा उसको कैसा रेगुलेट किया गया, उस पर कैसे नियंत्रण आया और उनका रेवेन्यू जो था वो कैसे बढ़ गया, हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. देयर एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइंड एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वेयर एडवर्सली अफेक्टेड हाउ. और उनका जो व्यापार, उनके जो काम करने की पद्धति थी उस पर कैसे कॉलोनियल रूल का इफेक्ट पड़ा, और वो हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फार्म. और कॉलोनियल स्टेट का जो रूल था वो ये देखता था कि ग्रेजिंग लैंड जो है वो कैसे कल्टिवेट की जाए और वहाँ पर खेतीबाड़ी कैसे की जाए, उस पर उनका लक्ष्य केंद्रित था. मगर क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ इट्स फाइनेंस. और लैंड में से जो रेवेन्यू आता था, जो टैक्स आता था, वो एक महत्वपूर्ण इनकम का माध्यम था. बाय एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन ऑफ इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन. और रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे किया जाए और कैसे लैंड को एक्सपैंड करके कल्टिवेट किया जाए, इस पर कॉलोनियल रूल अपना प्रभाव डाल रहा था. इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, wheat and other agriculture produce that we are required to England. और इंग्लैंड जो था वो यहाँ पर एक लक्ष्य केंद्रित कर रहा था कि कैसे इनकम वाले क्रॉप्स लगाए जाए, जैसे कि जूट, कॉटन, व्हीट और अदर एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है वो कैसे पैदा किया जाए और कैसे इंग्लैंड का इनकम बढ़ाया जाए, इस पर उनका लक्ष्य केंद्रित था. द कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल uncultivated and land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agriculture produce. तो केवल उन्होंने एक ही ध्यान में रखा था कि कैसे इनकम बढ़ाया जाए. इंग्लैंड ने it was seen the vast land that was needed to be brought under cultivation. जो खराब ज़मीन थी वो कल्टीवेशन में कैसे लाई जाए, इस पर उनका ध्यान था. From the mid-19th century, vast uncultivated lands were taken over and given to select individuals to settle these lands. और जो खराब ज़मीन थी उसको सेटल कर दिया अंग्रेज़ों ने. Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. And most areas of lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. So expansion of cultivation inevitably meant the decline of the pastures and problem of pastoralists. और ये सब कुछ ज़मीन ब्रिटिशों के अंडर कंट्रोल आने के बाद वो केवल एक क्रॉप्स के माध्यम से, एक इनकम क्रॉप्स के माध्यम से ब्रिटिश देखने लगे. और पैस्टोरलिस्ट की जो भेड़ बकरियाँ चराने की जो मंशा थी वो ध्वस्त होने के मार्ग पर जा रही थी. Second, by the 19th century, various forest acts were also being enacted in different provinces. और बहुत से जो कायदे कानून उस वक्त 19th century में अस्तित्व में आ रहे थे. Through these acts, some forests and produced commercially valuable timber by deodar or sal were declared a reserve. No pastoralist was allowed access to the forest. तो देवदार, साल जैसे जो वृक्ष थे फॉरेस्ट में उनको रिजर्व कर दिया था अंग्रेज़ों ने. और वहाँ पर जो
भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग थे उनको पाबंदी लगाई गई थी. सम customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. बस कोई थोड़े लोगों के लिए वहाँ पर पाबंदी नहीं थी, मगर उनके मूवमेंट्स पर ध्यान रखा गया था. उनकी जो चराने की पद्धति थी, वो क्या करते हैं, वो देखने का उन्होंने अंग्रेज़ों ने प्रयास किया था. और and sapling and young shoots of trees, they are germinated in the forest floor. The herds trampled over the sapling and the munched away the shoots and the prevented new trees from growing. और नए पेड़ लगाने में उनका ज़्यादा ध्यान था अंग्रेज़ों का. These forest acts changed the lives of pastoralists. They were new prevented from emerging many forests and earlier provided valuable forage for their cattle. एक एक्ट ने पैस्टोरलिस्ट की लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि उनके लाइफ पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था इस एक्ट में. Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed to permit for entry, and the timing the entry was departure. Their entry was departure, यानी सब कुछ अंग्रेज़ों ने कंट्रोल में रखा था. विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी काम करने में उनको पाबंदी रखी गई थी. तो उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि specified a number of days they could spend the forest was limited. Pastoralists could not longer remain in the area even if forage was available. इसके कारण जो pastoralists थे वो वहाँ पर रहने से उनकी रहने में कोई रुचि नहीं रही. The grass was scalded and the undergrowth of the forest was ample. They had to move because of the forest department permits had been issued now ruled their lives, and permits specified periods in which they could be legally within the forest. If they overstayed, they were liable in fines. तो उनके रहने पर पाबंदी अंग्रेज़ों ने लगाई और उनके चराने पर पाबंदी लगाई गई. और ज़्यादा दिन वो रहे तो उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ़ाइन भरने के लिए उन्हें कहा गया. इसके कारण क्या हुआ, their third British officials were suspicious of nomadic people. They distributed mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages, and the pastoralists who changed their places and residence every season, moving the search of goods pastures for their herds. The colonial government wanted to rule over settled population. They wanted to rule rural people to live in villages. तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को कुछ अपने काम के लिए उन्हें लगा कि ऐसे पैस्टरलिस्ट चाहिए कि वो अपनी जो ज़रूरत है वो पूरे करने वाले चाहिए, यानी काम की जो ज़रूरत है क्रॉप्स के खेती में काम करने की. तो ऐसे पैस्टरलिस्ट वो बनाने की कोशिश में अंग्रेज़ थे, यानी वहाँ पर वो रहने के लिए उकसा रहे थे. Those who were settled were seen as peaceable and law-abiding. Those who are nomadic were considered the criminal. यदि वो nomadic हो गए, यानी यदि वो पैस्टोरलिस्ट घूमेंगे तो उन पर क्रिमिनल, यानी उन पर अपराध करने का लॉ बनाया उन्होंने. इन 1871 में the colonial government in the India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. और इसके कारण इस घूमने वाली जमात पर एक क्रिमिनल ट्राइब्स का एक धब्बा लग गया. They were stated to the criminal by nature and birth. Once this act came into force, these communities were expected to live only the notified village settlements. They were not allowed to move
without a permit. The village police kept the continuous watch on them. तो उन पर एक परमानेंट प्लेस में रहने का कोई सबूत चाहिए था और उन पर वॉच रखने के लिए पुलिस भी रखे गए थे विलेज में। तो बहुत से ख़राब कंडीशन थी। For the expand revenue income, colonial government looked at every possible source of taxation. So tax was imposed on land and the canal water, the salt and the trade goods, and even one of animal pastoralists had to be taxed. Every animal they grazed on the pastures. Most pastures tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. और ये जो टैक्स था वो अंग्रेज़ों ने रखा था, वो बढ़ने लगा। पैस्टरलिस्ट के ऊपर जो टैक्स रखा था वो, the tax per head of cattle went up rapidly. The system of collection was made increasingly efficient. और हर एक कैटल के ऊपर उन्होंने टैक्स रखा था और वो बढ़ रहा था हर वक्त, हर साल। The tax per head of the cattle of the rapidly system of collection was made increasingly efficient. In the decades between the 1850s and 1880s, the right of collected tax was auctioned out of contractors. There, the money they had paid to the state of earn much profit as they could within the year. और इसके कारण बहुत सा इनकम अंग्रेज़ों को मिलने लगा। By the 1880s, government began to collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass. और अब 1880 के बाद हर एक pastoralist से पर्सनली टैक्स जमा किया गया और उसके कारण to enter the grazing tract and the cattle herder had to show the pass, और उनको एक पास भी दिया गया। The number of cattle heads he had and amount of tax he paid was entered on the pass. और उन पर ये पाबंदी रखी गई कि पास लेने के बाद उन्हें टैक्स लेने के बाद उन्हें पास भी दिया गया और टैक्स देने की कंपलसरी उनको पाबंदी लगाई गई। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।